नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, यहां पर आज हम शिक्षण विधियों के पूरे 51 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। 51 प्रश्न दोनों लेवल के लिए है आज का ये टेस्ट। बहुत ही शानदार 51 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिएगा, आपको अगर इसकी PDF प्राप्त करना है इन प्रश्नों की, तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप गूगल पे सर्च करके जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। तो वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे समझते हुए 51 प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं, जो कि दोनों लेवल के लिए है। चाहे आपके कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए उपयोगी माना जाता है, माना जाएगा इसको सभी के लिए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता है? पुस्तकालय में, वाचनालय में, विद्यालय में और अभिनंदन सभा में। तो बताइए, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? देखिए, प्रश्न संख्या 1 में मौन वाचन, देखो विद्यालय में तो हम करते ही है और कर भी सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। पुस्तकालय में भी मौन वाचन पे ही बल दिया जाता है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। अब अभिनंदन सभा में या वाचनालय में, तो साथियों प्रश्न संख्या 1 में जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा अभिनंदन सभा में मौन वाचन नहीं किया जा सकता है। कहाँ पर नहीं किया जा सकता है? अभिनंदन सभा में, क्योंकि अभिनंदन किया जाता है तो कोई चीज़ बोल करके, गा करके अभिनंदन करते हैं किसी का भी, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 1 में वो ही राइट आंसर माना जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो आपके प्रश्न संख्या 2 है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कराना पड़ता है, छात्रों को कम प्रश्न करने पड़ते हैं, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है और छात्रों को नकल करने का कम अवसर मिलता है। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही है? सामाजिक पर्यावरण अध्ययन में आप जब मूल्यांकन करते हो तो उसमें जो निबंधात्मक प्रश्न आप देते हो उसकी आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों उसकी आवश्यकता का मुख्य कारण माना जाएगा छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में आप खुद के विचार प्रश्न के अनुसार दे सकते हो। ठीक है, खुद के विचार। मौलिक अभिव्यक्ति मतलब एक जो नया उत्तर है वो भी यहाँ पर प्रदान किया जा सकता है, तो थर्ड विकल्प सही है। देखो, नकल करने का कम अवसर मिले, कम प्रश्न करने पड़े या संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़े, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका थर्ड विकल्प ही इसलिए यहाँ सही है दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 पर। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, चौक बोर्ड के उपयोग हेतु असत्य कथन है। चौक बोर्ड एक समान लिखना चाहिए, चौक बोर्ड पर सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, चौक बोर्ड को साफ करने हेतु कपड़े का प्रयोग करना चाहिए और चौक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। तो देखो, चौक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बोर्ड है, तो एक समान मतलब बिल्कुल जिस प्रकार से ये प्रश्न लिखा हुआ है इस प्रकार से ही लेखन होना चाहिए। सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पंक्ति इसी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। साफ करने तो कपड़े का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन साथियों दाएं कोने से लिखना, तो दाएं कोना तो इधर हो गया लेकिन लिखना तो इधर से पड़ता है, तो बाएं कोने से लिखना चाहिए। ये एक असत्य कथन है, बाएं से लिखना चाहिए न कि दाएं से। चौथा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। तो मित्रों प्रश्न संख्या 4 आपके है, किस प्रकार के मूल्यांकन में सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इनमें से कोई नहीं। यदि आपको सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन करना है, सभी और संपूर्ण, तो साथियों ये आता है योगात्मक मूल्यांकन में। निर्माणात्मक मूल्यांकन को तो रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें सभी कुशलताओं का मूल्यांकन नहीं होता है। निदानात्मक में छात्रों की जो कमजोरी है उसका पता लगाया जाता है, इसलिए सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 4 में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? नाटक शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण।
तो मित्रों रचना में प्रयोग कर करके रचना तो करेंगे नहीं, गद्य और पद्य की नहीं साथियों, बल्कि ये एक नाटक शिक्षण की विधि मानी जाती है। किसकी? नाटक शिक्षण की। विशेष रूप से नाटक शिक्षण में प्रयोग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। हालांकि नाटक शिक्षण भी गद्य शिक्षण में ही आता है, लेकिन गद्य में और भी कई चीज़ें आती है जहां पर हर जगह आप गद्य में प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन नाटक में आप प्रयोग कर सकते हो, इसलिए हम जाते हैं प्रथम विकल्प पर प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट आता है आपके प्रश्न संख्या 6। गणित विषय का अस्थायी अधिगम होता है आगमन विधि से, विश्लेषण विधि से, निगमन विधि से और संश्लेषण विधि से। तो देखो आगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, यहाँ पर इनसे भी जो बेटर विकल्प है अस्थायी अधिगम के लिए वो है आपके निगमन विधि, क्योंकि निगमन विधि में रट कर के सूत्रों को रटा जाता है, सूत्रों को समझा नहीं जाता है, सूत्र बता दिया जाता है, नियम बता दिया जाता है, फिर उनको छात्र याद करता है। तो इसलिए जो निगमन विधि है इसका अधिगम अस्थायी माना जाता है। मित्रों आपका थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 6 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर, जबकि जो आगमन विधि है इसमें स्थायी अधिगम होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। मित्रों 7वां क्वेश्चन है, उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाता है जिसमें प्रश्न अधिक हो, लघुतरात्मक हो, वस्तुनिष्ठ हो और सत्य सत्य के रूप में हो। तो अधिक प्रश्न होंगे उसको ही अच्छा मूल्यांकन कहेंगे। अगर मान लो प्रश्न ही सही नहीं है, पाठ्यक्रम से ही प्रश्न नहीं बनाए गए, तो अधिक प्रश्न से क्या मतलब है। लघुतरात्मक नहीं साथियों, बल्कि जो मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न युक्त होता है उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता उसमें पाई जाती है, उसमें विश्वसनीयता भी अधिक पाई जाती है, उसमें व्यापकता भी अधिक पाई जाती है, और भी कई सारे गुण होते हैं उसके। इसलिए आपका थर्ड विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। वह परीक्षण जिससे किसी विषय विशेष, इकाई विशेष में छात्रों की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है वह है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और उपरोक्त सभी। तो देखो कोई भी परीक्षण जिसमें विषय विशेष, इकाई विशेष में छात्रों की त्रुटियों के बारे में, तो छात्रों की त्रुटियों की जानकारी हमें निदानात्मक परीक्षण से होती है। छात्रों की त्रुटियों की जानकारी, ठीक है, मतलब छात्र ने क्या क्या गलतियां की है, कौन कौन सी चीज़ में वो कमज़ोर है, इस प्रकार की जानकारी हमें निदानात्मक परीक्षण से मिलती है, जबकि उनको दूर करने का कार्य उपचारात्मक परीक्षण में किया जाता है। तो आपका यहाँ प्रथम विकल्प सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है आपके प्रश्न संख्या 9। साथियों 9वां क्वेश्चन है, चलचित्र विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि चलचित्र के माध्यम से प्रक्रिया, गति और विकास की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यह एक सस्ता साधन है, इसके प्रयोग के बाद पाठ्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है और उपयुक्त सभी। देखो चलचित्र जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, चलचित्र एक, तो साथियों सस्ता साधन आप इसको नहीं कह सकते हो। इसके प्रयोग के बाद पाठ्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है, मतलब एक बार देख लिया तो क्या हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है प्रथम विकल्प, चलचित्र के माध्यम से प्रक्रिया, गति और विकास की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ओनली प्रथम विकल्प सही है साथियों 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया मैडम मारिया मोंटेसरी ने, कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट ने, हेनरी कोल्डवेल कुक ने और फ्रोबेल ने। तो यहाँ पर देखो वाचन से पूर्व लेखन, मतलब बच्चों को वाचन से पूर्व लेखन पर बल देना चाहिए सिखाने के लिए, तो ऐसा मैडम मारिया मोंटेसरी का कहना था। प्रथम विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में आप यूँ मान के चलिए कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कम से कम बता रहा हूँ, और बिल्कुल इसी लेवल, इसी लैंग्वेज में आने वाला है क्वेश्चन। इसलिए पूरा वीडियो देख करके जाना, क्योंकि जल्दबाजी में आप क्या करते हो 10-20 क्वेश्चन देख के और वीडियो बंद कर देते हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं लगेगा, 1 मिनट भी, एक मतलब 51 जो क्वेश्चन है तो 51 मिनट का भी ये वीडियो नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे साथियों। यहाँ पर ये कर ही लिया हमने 11वां क्वेश्चन। छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? आगमन विधि, निगमन विधि, दृष्टांत विधि और व्याख्यान विधि। तो साथियों देखो व्याख्यान विधि में तो छात्र क्या करता है, व्याख्यान को सुनता है, अध्यापक व्याख्यान दे रहा है।
दृष्टांत विधि में होता है उदाहरण के माध्यम से शिक्षा देना। आगमन विधि में भी छात्र खुद ही नियम निकालता है उदाहरणों के माध्यम से, लेकिन निगमन विधि में पहले रटाया जाता है। क्या किया जाता है? याद करवाया जाता है, रटाया जाता है उस चीज़ को। तो साथियों, रटने की प्रवृत्ति, किसकी? रटने की प्रवृत्ति यहाँ पर निगमन विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है। सेकंड विकल्प आपका 11वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। 12वां क्वेश्चन है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन और आदर्श वाचन। तो अर्थग्रहण में तीव्रता लाना हो, अर्थग्रहण में सहायता करनी हो आत्मीकरण के पश्चात, तो उसके बाद किया जाता है मित्रों मौन वाचन। कौन सा वाचन किया जाता है? मौन वाचन किया जाता है। आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। यहाँ पर देखो, समवेत वाचन तो सभी एक साथ मिलकर करते हैं, आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक करता है। तो यहाँ थर्ड विकल्प 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या, तो मित्रों अब देखेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13वां क्वेश्चन, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना, अर्थग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना और वर्णों की सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना। तो देखो, जो मन ही मन बिना होठ हिलाए वाचन किया जाता है वो होता है मौन वाचन। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर है मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना, कि बालक अर्थग्रहण कर सके और तीव्र गति से उसमें पढ़ने का विकास हो। थर्ड विकल्प सही है। शुद्ध वाचन की क्षमता कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि यहाँ बोलकर तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, इसलिए ये गलत है। शब्द भंडार में वृद्धि करना गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 14 है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, निबंध शिक्षण का। देखो, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना आता है गद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में। इसी में ही शब्द भंडार में वृद्धि करना भी आ जाता है। तो आपका सेकंड विकल्प 14वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। आपके 15वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर और बालक की क्रियाशीलता पर। तो साथियों, ये क्वेश्चन एक बार मैंने जब पहले करवाया था तो वहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो वहाँ पर शायद मैंने बालक की क्रियाशीलता पर ही बताया था, लेकिन फिर उसमें संशोधन भी किया था, क्योंकि जो नवीन पद्धतियाँ हैं भाषा शिक्षण की, उसमें बालक और शिक्षक दोनों की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। तो आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को। तो चलिए 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और फारसी। तो जो व्याकरण की सूत्र विधि है मित्रों, वो हिंदी में संस्कृत भाषा से आई है। सूत्र विधि का निर्माण सबसे पहले किस भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में। जो हिंदी में आई है वो संस्कृत से आई है। तो आपका सेकंड विकल्प 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चरण हर्बर्टीय विधि का नहीं है? प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना और विशेषीकरण। तो देखो, जो हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी दी है उसमें प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं, विषयोपस्थापन किया जाता है, लेकिन विशेषीकरण इसमें नहीं किया जाता है साथियों। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है ये हर्बर्ट की विधि का पद नहीं है और यही आपका राइट आंसर है 17वें क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है समवाय विधि, हर्बर्टीय विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि और व्याख्यान विधि। तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था साथियों। यहाँ पर जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है वो भी किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा दी गई है। तो जो पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित विधि है वो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है। आपका थर्ड विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। कौन सी शिक्षण विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं? प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, परियोजना विधि और उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखो,
अध्यापक और छात्रों के विचारों का आदान प्रदान प्रमुख रूप से विचार विमर्श विधि में किया जाता है। विचार विमर्श का मतलब होता है विचार पर विमर्श करना। विमर्श मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करना विचारों का। सेकंड विकल्प आपका 19वें क्वेश्चन में सही है, क्योंकि विचार विमर्श विधि में इसी चीज़ पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। तो आपके 20वां क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से हिंदी गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? अर्थबोध विधि, गीत विधि, अभिनय विधि और खंडान्वय विधि। तो गद्य शिक्षण के लिए, हिंदी के अंतर्गत गद्य शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि यदि पूछी जाती है और वहाँ पर अगर अर्थबोध विधि है तो वही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है गद्य के लिए। तो कौन सी विधि? अर्थबोध विधि सर्वश्रेष्ठ है साथियों गद्य शिक्षण के लिए। आपका फर्स्ट विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। तो आपके 21वां क्वेश्चन देखेंगे, पेस्टोलॉजी की यहाँ पर थोड़ी देखो, पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है मौखिक विधि, अनुकरण विधि, रचनात्मक विधि और मोंटेसरी विधि। तो देखो मोंटेसरी विधि तो मोंटेसरी ने दी है। इन्होंने पेस्टोलॉजी की जो लेखन शिक्षण है वो है साथियों अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई है। अनुकरण शिक्षण विधि एक है जो जिसके निर्माणकर्ता पेस्टोलॉजी है। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है, जिसमें लेखन शिक्षण बच्चों को सिखाया जाता है। तो सेकंड विकल्प ही 21वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। कवित्व विधि कहते हैं वाक्य शिक्षण विधि को, देखो और करो विधि को, करो और सुनो विधि को और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किस विधि को कवित्व विधि के नाम से जाना जाता है साथियों? 22वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है। देखो 51 प्रश्न ही जब कर लेते हो तो लास्ट में कमेंट करके भी जाना ही पड़ेगा कि कैसे लगे क्वेश्चन, कितने हुए। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जरूर जाना साथियों। तो बताइए 22वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए कवित्व विधि यहाँ पर कहा जाता है, वाक्य शिक्षण विधि को ही कवित्व विधि के नाम से जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। आपके 23वां क्वेश्चन है मित्रों, छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं आगमन विधि में, निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में और व्यास विधि में। तो देखो व्यास विधि को भाष्य विधि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है स्वयं निरीक्षण कर रहे, चिंतन कर रहे और नियम निकाल रहे। तो साथियों निगमन में तो नियम पहले ही बता दिया जाता है, व्याख्यान में भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा आगमन शिक्षण विधि में होता है। प्रथम विकल्प आपका 23वें क्वेश्चन में सही है। इसमें छात्र स्वयं ही निरीक्षण करेंगे, स्वयं ही चिंतन करेंगे और उदाहरणों के माध्यम से स्वयं ही नियम या निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो प्रथम विकल्प 23वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 पर। मित्रों आपके प्रश्न संख्या 24 है, सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर विकसित नवीन शिक्षण प्रणाली का नाम है वाचन विधि, समवाय विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो सभी प्रणालियाँ, सभी मतलब एक प्रणाली का नाम नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, इनके गुणों को लेकर विकसित नवीन शिक्षण विधि को समवाय विधि, जिसमें सभी शिक्षण विधियों के जो गुण हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो आपका सेकंड विकल्प 24वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 पर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हर्बर्टीय विधि के कितने चरण माने गए हैं? 8, 5, 3 और 4। तो हर्बर्ट की पंचपदी इसको कहा जाता है। पंचपदी मतलब 5 है जिसमें पद। तो इसमें हर्बर्ट की विधि में कितने पद है साथियों? 5 पद है। देखो जे.एफ. हर्बर्ट ने, देखो साथियों जे.एफ. हर्बर्ट ने 4 सिद्धांत दिए गए थे और इन 4 सिद्धांतों के आधार पर जो उनके शिष्य थे जिलर, राइन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने एक विधि का निर्माण किया पाठ योजना हेतु, जिसको हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है और इसमें पदों की संख्या 5 है। तो आपका सेकंड विकल्प 25वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो साथियों आपके 26वां क्वेश्चन है, विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल बनाकर प्रदर्शन करना किस प्राप्त उद्देश्य में आएगा? रुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक। तो विज्ञान प्रदर्शनी में एक छात्र है जो मॉडल बनाकर प्रदर्शन कर रहा है, तो वो ज्ञान अवबोध नहीं कहलाता है, ना ही अभिवृत्त्यात्मक कहलाता है। उसको रुचात्मक कहा जाएगा, क्योंकि उसकी रुचि है तभी तो वो प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, हर कोई तो प्रदर्शन नहीं कर पाता है विज्ञान प्रदर्शनी में, जिन छात्रों की रुचि रहेगी। तो ये रुचात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा साथियों। 26वें क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 पर। एक छात्र को बंदर को सजीव व पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है?
कौशल, अवबोधन, ज्ञान और अभिरुचि। तो कोई छात्र है, बंदर को तो सजीव बता रहा है और पत्थर को निर्जीव, मतलब वो तुलना करने लग गया है, अंतर करने लग गया है, वर्गीकरण करना सीख गया है। इसलिए हमें अवबोधन नामक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। अवबोधन में ऐसा ही होता है, तुलना वर्गीकरण किया जाता है साथियों, अंतर करना सीखा जाता है इसमें। तो आपका 27वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 पर। प्रयोग प्रदर्शन विधि नहीं है, मितव्ययी एवं सरल, प्रयोग पर आधारित, छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है साथियों वो शिक्षक केंद्रित होती है, क्योंकि शिक्षक इसमें प्रयोग का प्रदर्शन करता है, इसमें प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए ये प्रयोग पर आधारित भी है। मितव्ययी है, मतलब इसमें खर्चा भी कम आता है, सरल भी है, लेकिन ये छात्र केंद्रित नहीं है साथियों, इसलिए आपका थर्ड विकल्प 28वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 पर। तो 29वां क्वेश्चन, मूल्यांकन क्या है? परख, जांचना, निर्णय लेना और मापना। तो साथियों मापना और जांचना ये तो मापन होता है, परख भी मापन के अंतर्गत आता है। किसी भी विषय के प्रति निर्णय लेना या निर्णय करना ही मूल्यांकन होता है साथियों। तो आपका थर्ड विकल्प सही है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ भी निर्णय लेने से लिया जाता है। थर्ड विकल्प सही है 29वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30 पर। तो साथियों आपके प्रश्न संख्या 30 है, देखेंगे प्रश्न नंबर 30 को। गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? प्रोजेक्टर द्वारा, टेप रिकॉर्डर द्वारा, वीसीआर द्वारा और कंप्यूटर द्वारा। तो देखो गतिशील चित्र मतलब जो चित्र चल रहे हैं या दृश्य, प्रोजेक्टर द्वारा तो उनको रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं, दिखाते हैं, ये गलत है। टेप रिकॉर्डर में क्या होता है साथियों? वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, ये गलत है। कंप्यूटर द्वारा भी रिकॉर्ड नहीं, बल्कि वीसीआर के द्वारा गतिशील चित्र और दृश्यों को रिकॉर्ड किया जाता है। किसके द्वारा? वीसीआर के द्वारा। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है 30वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 पर। तो आपके 31वां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार सही क्रम है अदा, प्रक्रिया, प्रदा, प्रदा, प्रक्रिया, अदा, प्रक्रिया, अदा, प्रदा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इस प्रकार से एनसीईआरटी ने सही क्रम बताया है। इनपुट मतलब अदा, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, आउटपुट मतलब प्रदा, ये एनसीईआरटी ने सही क्रम बताया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 31वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 पर। तो मित्रों 32वां क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन और पाठ्य पुस्तक वाचन। तो जब भी आपको सस्वर वाचन कराना है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराना है, तो सबसे उपयुक्त माना जाता है सामूहिक या समवेत वाचन को, क्योंकि इसमें साथियों सामूहिक या समवेत वाचन में प्रत्येक छात्र के द्वारा वाचन किया जाता है, इसलिए ये सबसे उपयुक्त है। यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही है 32वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 33 की ओर। तो आपके 33वां क्वेश्चन है मित्रों, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ की, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइपिंग, ब्रायन की और पिंटर की। तो साइलेंट रीडिंग नामक जो रचना है वो ब्रायन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने मौन वाचन पर बल दिया है साथियों। किस पर बल दिया है? मौन वाचन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 33 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो आपके 34वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री और ड्राइंग उपकरण। तो देखो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होगी। तो साथियों कोई सा भी विषय हो वहाँ पर मॉडल, संग्रहालय, ड्राइंग उपकरण से ज़्यादा उपयोगी होता है दृश्य श्रव्य उपकरण, जिसमें सुनाई भी देता है, दिखाई देता है, एक साथ 2 इंद्रियां क्रियाशील रहती है इसमें, जिससे बालक को जो ज्ञान है वो अधिक स्थायी होता है। तो आपका थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 34 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। तो मित्रों 35वां क्वेश्चन, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है? अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, अंतः क्रिया विश्लेषण। तो देखो शिक्षण कौशलों का विकास आपने माइक्रो टीचिंग की होगी, जहां पर शिक्षण कौशल आपको सिखाए गए होंगे साथियों, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण ही शिक्षण कौशलों के विकास और सुधार की प्रविधि मानी जाती है। इसमें सभी प्रकार के जो अध्यापन कौशल है उनको सिखाया जाता है। आपका सेकंड विकल्प 35वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 36 पर। तो आपके 36वां क्वेश्चन है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा, छोटे पद प्रणाली द्वारा।
तो यथार्थ मतलब वास्तविक मूल्यांकन यदि आपको कविता शिक्षण का करना है तो उसके लिए रहेगा समीक्षा प्रणाली द्वारा, जिसमें समीक्षा आप करके अच्छे से उसका यथार्थ वास्तविक रूप से कविता का मूल्यांकन कर सकोगे। थर्ड विकल्प आपके 26वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 36वें क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है विद्यालय पर, अध्यापक पर, बालक पर और अभिभावकों पर। तो चयन का सिद्धांत किस पर आधारित मान? तो साथियों प्रश्न संख्या 37 में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा अध्यापक पर। कैसे? क्योंकि चयन का करने का कार्य कौन करता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है। हालांकि बाल केंद्रित होता है वो, लेकिन करने का कार्य कौन करता है? अध्यापक करता है। इसलिए आपका सेकंड विकल्प 37वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 38 पर। तो आपके 38वां क्वेश्चन, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। विकल्पों को देखिएगा। बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना और बच्चों का गणित से मनोरंजन करना। तो कौन सा यहाँ पर गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य माना जाएगा? देखो, मनोरंजन करना तो मुख्य लक्ष्य नहीं होगा, रोजगार योग्य बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है साथियों, और ना ही पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गणित शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत। तो आपका प्रथम विकल्प 38वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 39 को। आपके 39वां क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही विकल्प का चयन करो। छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास हो, छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास हो, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना और व्यावहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना। तो इनमें से देखो कई सारे विकल्प आपको सही लग रहे होंगे, और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाता है तो कोई सा भी एक निश्चित विकल्प सही नहीं होगा साथियों, लेकिन फिर भी जो सबसे बेस्ट विकल्प है उसका चयन आपको करना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बताइएगा 39वें क्वेश्चन में सही आंसर। तो साथियों यहाँ पर 39वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा व्यावहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है शिक्षा का। तो आपके चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 39 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। हो सकता है आपके माइंड में दूसरा विकल्प आ रहा हो, लेकिन यहाँ चौथा ही सही रहेगा। हाँ, दूसरा गलत नहीं है, इसको माना जा सकता है, लेकिन चौथा सबसे ज़्यादा सही है। तो आगे 40वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपके 40वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में निहित अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का और रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो ये इस 40वें क्वेश्चन में देखो, मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता मतलब जो उसकी क्षमता है उसको बाहर लाने का कार्य शिक्षा करती है, ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है, ये कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। आपका फर्स्ट विकल्प 40वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 41 को। तो 41वां क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह के लेखक है आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य और ब्रह्मगुप्त। तो गणित सार संग्रह है, इस पुस्तक के लेखक का नाम यहाँ पर पूछा है साथियों। यहाँ पर इस पुस्तक की रचना महावीराचार्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महावीराचार्य के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके 41वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। तो आपके 42वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? परावर्तक, अंतः क्रियात्मक, प्रक्षेपण और संकलित। तो शिक्षण का स्तर आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से। देखो, शिक्षण का स्तर अगर हम चुने यहाँ पर तो वो रहेगा अंतः क्रियात्मक। अंतः क्रियात्मक मतलब जिसमें क्रिया करके छात्र सीखते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प 42वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 43 की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 से देखेंगे 43वें क्वेश्चन को। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और मानसिक महत्व है। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पर देखिए गणित का महत्व, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सामाजिक और मानसिक दोनों माना गया था, लेकिन इन दोनों में से भी अगर बेस्ट विकल्प का चयन करें तो वो है आपके मानसिक महत्व ज़्यादा है प्राथमिक स्तर पर गणित का। विकल्प नंबर 4 सही है, 2 भी बिल्कुल सही है साथियों यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। देखो, इसमें मानसिक आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। प्रश्न संख्या 44 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है भाषा से पहले, भाषा के बाद, विज्ञान के बाद और सामाजिक विज्ञान के बाद। तो साथियों देखो, एनसीएफ 2005 कहता है
कि बच्चों को जब हम स्कूल में विद्यालय स्तर पर गणित का शिक्षण करवाते हैं तो वो किया जाना चाहिए भाषा शिक्षण के बाद में। किसके बाद में? भाषा शिक्षण के बाद में गणित का अनुक्रम एनसीएफ 2005 ने बताया है। यहाँ आपका सेकंड विकल्प 44वें क्वेश्चन में बिल्कुल राइट है साथियों। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 45 को। वापस मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप जरूर उस पर कमेंट करना साथियों। हो सकता है बाई चांस 51 क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, बाकी पूरी मैंने सावधानी रखी है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो आप उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। 45वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में और उपयुक्त सभी में। तो देखो, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग, उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है? छात्रों ने किसी कक्षा विशेष में जो पढ़ा है उसको कितना सीखा है, ये होता है उपलब्धि परीक्षण। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण में तो निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, तो ये गलत है। शिक्षण कार्य की मूल्यांकन में, शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में कि भाई जो शिक्षण कार्य कराया है उसमें कितनी कमी रही, इसके मूल्यांकन में या छात्रों के मूल्यांकन में। तो साथियों, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख प्रयोग या उपयोग छात्रों के मूल्यांकन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? छात्रों के मूल्यांकन में। यहाँ पर सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 45 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 46 को। आपके 46वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्न विधि के द्वारा संभव है। व्याख्यान विधि के द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा, प्रदर्शन विधि के द्वारा और वार्तालाप विधि के द्वारा। तो छात्रों की अधिक से अधिक भागीदारी, देखो व्याख्यान में तो बिल्कुल ही भागीदारी नहीं होगी, पाठ्य पुस्तक में भी नहीं होगी, प्रदर्शन भी शिक्षक करेगा, छात्र सिर्फ देखेंगे हालांकि, लेकिन जो वार्तालाप है इसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे के विचारों का संप्रेषण करेंगे, इसलिए वार्तालाप विधि आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 46 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों 47वें क्वेश्चन पर। तो आपके प्रश्न नंबर 47 है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति और अनुप्रयोग। तो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है उद्देश्यों का, उस पर आधारित जो प्रश्न का निर्माण है उनमें असंगत विकल्प आपको बताना है। साथियों, इन्होंने मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुप्रयोग ये सभी चीज़ें बताई है, लेकिन आत्मानुभूति जैसी कोई चीज़ इन्होंने नहीं बताई है, इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है वही 47वें क्वेश्चन में सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। 48वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद। तो वाद विवाद प्राथमिक स्तर पर तो करेंगे ही नहीं, व्याख्यान विधि भी नहीं है उपयोगी क्योंकि शिक्षक केंद्रित है। साथियों, पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि देखो योजना विधि का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बच्चों की रुचि ज़्यादा किस में होती है? कहानियाँ सुनने में, इसलिए आपका सेकंड विकल्प 48वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं मित्रों। 49वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों की शिक्षा आपको प्राथमिक स्तर पर देनी है तो सर्वोत्तम विधि का चयन करो। मूल्यों के महत्व को बता करके आप मूल्यों की शिक्षा दोगे, मूल्यों के पालन न करने पर उसे दंडित करोगे बच्चों को, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करोगे या उपयुक्त सभी। तो साथियों, दंडित करना तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसलिए उपयुक्त सभी भी गलत है। अब महत्व को बता करके उतना प्रभावी ये चीज़ नहीं होती है जितना अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, ये सबसे बेटर विकल्प है। क्यों? क्योंकि अगर अध्यापक अपने व्यवहार में मूल्यों को स्थापित कर लेता है तो छात्रों के सामने भी अच्छा व्यवहार करेगा मूल्यों से युक्त। इसलिए आप जो छात्र हैं, मतलब इसलिए जो अध्यापक है, अगर वो जो व्यवहार करेगा छात्र उस व्यवहार को देखेंगे तो देखेंगे वही सीखेंगे, अध्यापक का अनुकरण करेंगे, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों 49वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों को जब हम पर्यावरण का अध्ययन करवाते हैं तो साथियों पाठ्य पुस्तक पर आधारित तो आप गलत ही कर दोगे और इनमें से कोई नहीं भी गलत कर दोगे। तीसरा या पहला, सोच समझकर आंसर दीजिए। तो साथियों, राइट आंसर है प्रथम विकल्प। क्यों? क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक में गतिविधियां दे, क्या वही गतिविधियां हम करवा सकते हैं? खुद की तरफ से कुछ नई चीज़ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसी पर बल देती है कि जो किताबों में है सिर्फ वही नहीं,
बच्चों को आप खुद की तरफ से गतिविधियां करा के सिखाओ, उसमें बच्चा है जो ज़्यादा रुचि लेगा साथियों, इसलिए गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। विकल्प नंबर 1 सही है। अब आज का अंतिम और 51वां क्वेश्चन है साथियों आपके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? छात्रों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, निरंतर मूल्यांकन से छात्रों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता, और उपयुक्त सभी। तो देखो प्रश्न संख्या 51 में राइट आंसर बताना है। देखो परीक्षा प्रणाली का महत्व देने के लिए सीसी थोड़ी चलाया गया है, यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत है, तो सभी भी गलत है। अब पहला या तीसरा, कितना नहीं सीखा है साथियों, ये जानने के लिए तो उपलब्धि और निदानात्मक परीक्षण करते हैं, लेकिन निरंतर मूल्यांकन करने से छात्रों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है साथियों। ये आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 51 में। कौन सा विकल्प? थर्ड विकल्प। तो ये टेस्ट पूरा हुआ। कमेंट करके जरूर जाए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कौन कौन से प्रश्नों पर आपको डाउट लगा, जरूर बता कर जाए साथियों। अगर संशोधन योग्य चीज़ है तो हम जरूर संशोधन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।